हेलो दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया है कि कितने त्रिभुज हैं दी गई आकृति के अंदर। तो यहाँ आपके पास ये कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर दे देता है, लेकिन जो ट्रिक मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है उन ट्रिक्स का अगर हम यूज करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। जैसे मैंने सिखाया हुआ है कि अगर कोई भी एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में ऐसे एक रेखा आती है तो वहां से हमेशा तीन त्रिभुज यूज मिल जाते हैं, मतलब तो इसी चीज को हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखो, इसके अंदर हमें कितने त्रिभुज मिल रहे हैं और यहाँ भी यही फिगर बन रही है, तो कितने त्रिभुज मिल रहे हैं? तीन यहाँ, तीन यहाँ। ठीक है, छह हो गए। फिर देखना है कि ये किसी के साथ जुड़े हुए तो नहीं है, नहीं ये आगे कहीं भी जुड़े हुए नहीं है, तो मिक्स्ड फिगर से हमें यहाँ कोई भी त्रिभुज नहीं मिलेगा। फिर सीधे सीधे जो भी त्रिभुज है उन्हें हम काउंट करेंगे, जैसे एक दो तीन चार, तो 6 और 4 टोटल 10 त्रिभुज हो गए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ 9 6 दिया है और यहाँ 510, ऐसे यहाँ 7 4 दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो जैसे यहाँ ये 510 आया है वैसे ही यहाँ संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर, मिसिंग नंबर है। तो आप ये देखो, 9 एक छोटी सी संख्या है, 6 भी छोटी संख्या, 510 एक बहुत बड़ी सी संख्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वर्गों और घनों से हो सकते हैं, क्योंकि 9 की 6 में गुणा भी अगर मैं करूँ तो 9 6 54, और ये एक छोटी सी संख्या बनती है। तो जब आपको छोटी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनानी तो वर्ग और घनों की तरफ जाते हैं। जैसे 9 का वर्ग होता है 81, 6 का होता है 36। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये भी बहुत छोटी सी संख्या बनी, तो वर्गों से भी नहीं आएगा, छोटी रह गई वर्गों से, तो हम जाएंगे घनों की तरफ। अब 9 का जो घन होता है 729 होता है और 6 का घन होता है 216। अब हमें क्या चाहिए भैया? हमें चाहिए 510। अब 729, 9 का घन ही इस संख्या से बड़ा हो गया और 6 का घन जो है 216 हो गया। तो जब इससे बड़ा आपका पहली संख्या का घन आ गया तो इसका मतलब अब हमें माइनस करके आंसर लाना पड़ेगा। तो हम माइनस कर देंगे, 9 6 3 2 1 1 और 7 2 5, 513। अब 513 आया है लेकिन यहाँ 510 है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? पहली संख्या के घन में से दूसरी संख्या को माइनस करके जो आएगा उसमें से फिर -3 करना है। इसमें से -3 करूँ तो 510 बन जाएगा। तो यही चीज हमारी क्या अगले वाले में अप्लाई हो रही है? अगर अगले में अप्लाई होगी तो ही हम अपना आंसर फाइंड करने के लिए यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे 8 का घन होता है 512 और 5 का घन होता है 125, तो हमने क्या सीखा अभी कि इन दोनों को माइनस करना है। 5 7 12, 2 8 10, 4 1 3, 387। अब 384 से कितना दूर है? -3 करके। तो यही प्रोसेस यूज करना है। तो हम यहाँ 7 का घन करेंगे। 7 का घन होता है 343, इसमें से माइनस करेंगे 4 का घन, 4 चौक 16 चौके 64 और 3 और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 4 9 13, यहाँ आया 6 7 13, 279। इसमें से 3 माइनस करना है तो 276 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। खुले पासे से कौन सा बंद पासा नहीं बनाया जा सकता? तो जब भी आपको एक खुला पासा दे, जैसे यहाँ खुला पासा दिया हुआ है, तो पहले आपको सीखना है कौन किसके विपरीत होता है। तो इसमें अगर हम एक सीधी रेखा में चलें, इसमें चले, जो सीधी लाइन में जितने भी आ रहे हैं उसमें ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। तो पहला तीसरे के विपरीत होता है और दूसरा चौथे के विपरीत होता है। अब विपरीत से क्या संबंध होता है? देखो, ये पहला तीसरे के विपरीत हो गया और दूसरा चौथे के विपरीत। अब आपको पता है पासे के अंदर कोई भी दो नंबर जो विपरीत होते हैं वो कभी साथ में नहीं आते। तो इसका मतलब जहां ये फिगर होगी उस वाली पासे में ये फिगर दिखाई नहीं देगी, जहां ये फिगर होगी वो वहां ये नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे ही ये इसके विपरीत होता है जो बाहर की तरफ कोना निकला हुआ है। तो जहां ये वर्ग है वहां ये 5 डॉट नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये वर्ग है यहाँ और ये 5 डॉट भी यहाँ आ गई साथ में। ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए थे। अगर ये दोनों साथ में है तो पासा नहीं बनेगा। तो ये उसने पूछा नहीं बनेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बनने वाला कैसे पता चलता है वो समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादातर ये पूछा जाता है कौन सा बनाया जा सकता है, इसलिए वो भी सीखना जरूरी है। अब देखो, इसके साथ कौन नहीं होना चाहिए? 5 डॉट। ये है यहाँ, तो इस पूरी फिगर में 5 डॉट नहीं होने चाहिए, नहीं है, तो ये सही है, ये बन गया। इस वाले के साथ कौन नहीं होना चाहिए? इस वाले के साथ ये फिगर नहीं होनी चाहिए जो आपकी छठभुज है, वो यहाँ पे नहीं है, तो ये बन सकता है। फिर ये यार क्रॉस, क्रॉस के साथ छठभुज नहीं है। अब ये जो आपका स्क्वायर, ये आपका सर्कल है, इसके साथ कौन नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है, तो ये बन जाएगा। इसके साथ सर्कल नहीं होना चाहिए, नहीं है। इसके साथ क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये नहीं है।
और इसके साथ आपका स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो ये भी बन सकता है। तो इस टाइप से आपसे को कौन सा बनता है और कौन सा नहीं बनता है पता करना है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सब्जी, गाजर और भोजन का आपस में एक वेन आरेख तैयार करना है, मतलब इन तीनों को रिलेट करना है एक दूसरे से और उनको पिक्चर के थ्रू समझाना है। लेकिन जो पिक्चर होती है रीजनिंग में वो होती है वेन आरेख। जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं ग्राफ होते हैं ना, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऐसे यहाँ पे वेन आरेख से करते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, पहले वाले को लेते हैं, जैसे सब्जी लिया उसे अगले वाले से कंपेयर करते गाजर से। तो सब्जी और गाजर, गाजर एक प्रकार की सब्जी है, ठीक है। और फिर पहले को तीसरे से करते हैं सब्जी भोजन, तो सब्जी एक तरीके का भोजन है। तो सब्जी पूरी की पूरी समाहित है किसके अंदर, भोजन के अंदर। अगर ये भोजन है तो अंदर वाला क्या होगा, ये सब्जी है, ठीक है। और सब्जी के अंदर पूरा का पूरा क्या समाहित है, गाजर, तो वो ये ऐसे बनेगा अंदर। तो एक दूसरे के अंदर पूर्णतः समाहित है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन क्या कह रहा है, सभी स्टोर टोकरियां हैं, सभी टोकरियां घड़ियां हैं, सभी घड़ियां चेने हैं। तो इसको आराम से समझना है आपको। उसने सबसे पहले कहा सभी स्टोर टोकरियां हैं, तो पहले आप स्टोर बनाओ, ये स्टोर हो गया, ये सारे के सारे आएंगे टोकरियों के अंदर, ये टोकरी होगी और ये सभी टोकरी छड़ियां हैं, तो छड़ियां इसके ऊपर आ जाएगा और सभी छड़ियां चैने हैं तो वो इसके भी ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर हमारा सबसे क्या है, चैन है, ये चैने हैं, ठीक है। ये चैने किसके, छड़ियां यहां पर आ जाएगी, छड़ियां यहां आ गया, छड़ियां फिर टोकरियां आ गया, ये टोकरियां हो गया, ठीक है। ऐसे आप याद, बस इतना शॉर्ट में लिख रहा हूं। देखो, अब जब सारे एक दूसरे के अंदर पूर्णतः समाहित हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी स्टोर टोकरियां हैं, सभी स्टोर छड़ियां हैं, सभी स्टोर चैने हैं। लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तब हमेशा कुछ में आंसर होता है, चाहे उससे पहले वाले से जाए चाहे आखिरी वाले से। जैसे ये चैनों से, कुछ चैने छड़ियां हैं, कुछ चैने टोकरियां हैं, कुछ चैने स्टोर है, ऐसे। फिर छड़ियों से अगर अंदर जाएंगे, छड़ियों से भी ऐसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, कुछ छड़ियां टोकरियां हैं, कुछ छड़ियां स्टोर है, ऐसी टोकरी से होगा, कुछ टोकरियां स्टोर है। तो अंदर से बाहर की तरफ जाते तो सभी आता है और जब बाहर से अंदर की तरफ आते तो कुछ आता है। उसने कहा कुछ चैन स्टोर है, देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे तो कुछ का प्रयोग हो सकता है, तो ये सही है। कुछ छड़ियां स्टोर है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे तो ये भी सही है। कुछ चैने टोकरियां हैं, देखो कुछ चैन टोकरियां है, तो ये भी सही है। तो तीनों निष्कर्ष सही है, पहला दूसरा तीनों निष्कर्ष निकल सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉगी फाइंड करनी है, वो भी नंबर एनालॉगी। जैसे यहाँ 14 से 49 बना है तो आपसे पूछ रहा है 18 से क्या बनेगा। तो 14 और 49 में मुझे एक चीज नजर आ रही है, जैसे मैं अगर इसके पहले को और इसके पहले को कंपेयर करूं तो एक चीज देखने को मिलती है कि ये 2 का 7 गुना है, तो ये 2 का 9 गुना है, ठीक है। अब इसमें पहले वाले में जो 7 आया, इस 7 का इस 49 से क्या रिलेशन है, 7 का 7 गुना, ये 7 का 7 गुना, 7 सते 49 है, ठीक है। तो यहां इसके पास 2 से अलग कौन सी संख्या है, 9, तो 9 का 7 गुना कितना होगा, 9 सते 63, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, ध्यान रखनी है। अब कई बार जैसे ऐसा होता है, जैसे यहाँ ये 2 था, यहाँ भी 2 था, ठीक है। यहाँ 2 का 7 गुना था ये 14 और यहाँ 2 का 9 गुना, तो मैंने 7 में 7 की गुना करके 49 किया, तो 7 का वर्ग भी तो 49 होता है। तो यहाँ 2 का 9 गुना किया, तो यहाँ या तो इसी 7 की गुना हुई होगी रैंडमली 7 की, या फिर इस 9 का वर्ग हुआ होगा। लेकिन 9 का वर्ग ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ रैंडमली 7 गुना ही करेंगे। तो ये 2 तरीके होते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें, 3 से 43 से 81 से 115 143 163 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क में बहुत बड़ी संख्या तो है नहीं, तो इसका मतलब ये अंतर का क्वेश्चन होगा और अंतर भी घटता रहा होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ मैं देखूं तो इसमें कितने का अंतर है, 40 का, 40 जुड़ के आया। फिर इसकी बात करें तो कितना होगा, अगर 40 जोड़ते तो यहाँ 83 होता है ना, तो 2 कम है तो 38 जोड़ा होगा। फिर आगे अगर मैं जाऊं तो कितना होगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 8 3 11। फिर आगे जाऊं तो कितना होगा, 5 और 8 13, यहाँ 13 में से 11 गया 2, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो 3 3 0, 14 2 16। अब आप बात को समझे,
यहाँ पहले 40 का अंतर था, फिर 38 का हुआ, तो अंतर का अंतर देखो कितना हो रहा है, 2 कम हुआ, फिर यहाँ 4 कम हुआ, फिर 28 6 34 6 कम हुआ, यहाँ 8 कम हुआ, तो आगे जो अंतर है 10 कम होगा, मतलब 20 से 10 पे आ जाएगा। तो आगे मुझे जो जोड़ना है वो 10 जोड़ना है, 163 में 10 जोड़ूंगा तो 173 हो जाएगा। अब आपको देखते ही क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे अंतर ही लगाना है, क्योंकि देखो ये काफी दूर था, फिर ये थोड़ा दूर रहा, फिर थोड़ा दूर रहा, अंतर कम कम होता जा रहा है। अगर गुणा का क्वेश्चन होता ना तो गुणा का क्वेश्चन में अंतर बढ़ता, कम नहीं होता, तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में रखना है। सार्थक क्रम होता है या तो बढ़ता क्रम बना लो या तो घटता क्रम बना लो, दो क्रम में देगा। वो कभी कभी आरोही या फिर अवरोही लिखकर भी देगा, उससे सीधा पता चल जाता है कि हमें कौन सा करना है, बढ़ता या घटता। ठीक है, यहाँ हमें ये नहीं पता चलता, तो यहाँ दोनों हमारे ऑप्शन खुले होते हैं। तो ज्यादातर लेकिन 90% केसेस में बढ़ते क्रम का ही आंसर होता है। तो अगर मैं यहाँ बढ़ते क्रम में चलूँ तो सबसे छोटा जो स्टेप है वो है कि शिशु होगा, ठीक है, पांचवा, फिर शिशु से वो बड़ा होकर बच्चा बनेगा, तीसरा, उसके बाद वो शिक्षा लेगा, पहला, फिर वो आवेदन करेगा, चौथा, फिर उसे रोजगार मिलेगा, छठा, और फिर उसे वेतन मिलेगा, दूसरा। 5 3 1 4 6 2, 5 3 1 4 6 2, 5 3 1 4 6 2 दिया है ऑप्शन डी में। अगर ये बढ़ता क्रम होता तो उल्टा लिखा होता, 2 6 4 1 3 5। अगर घटता क्रम होता, माफ कीजिए, तो वो अगर ये ऑप्शन में फिट नहीं होता तो फिर उस तरीके से देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। तो ये है आपकी सीरीज, पहले जो सीरीज की थी, ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर, ये थी नंबर सीरीज, ये है अल्फाबेट की सीरीज, लेकिन इसे भी हम नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर से आसानी से पता चल जाता है क्या किया हुआ है उसने क्वेश्चन के अंदर। तो क्या करें, आप अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो लिख लो। जैसे 2 नंबर पे आता है, और एक्स जो है 24 नंबर होता है, एफ जो है 6 नंबर होता है, ये हो गया। फिर डी पे चले 4, बी पे चले तो 22, आई पे चले तो 9, एफ हो गया 6, टी हो गया 20, एल हो गया 12। इसी से एक आइडिया मिल जाएगा आपको। तो पहले को पहले से कंपेयर करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ 2 से मैं कितने पे गया, 4 पे, फिर 6 पे, तो फिर 8 पे। देखो एच 8 पे होता है, तो फिर आगे 2 मुझे 10 पे जाना है, और 10 पे जे होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ सबसे पहली वैल्यू मिल गई है। फिर यहाँ देखो 24 से 22 तो -2 किया, 22 से -2 तो 20 पे आ गया, 20 से -2 तो 18, फिर -2 करेंगे तो 16, और 16 पे होता है पी। जेपी से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रखा है, डी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करना है। तोता, चमगादड़, कौवा, गोरैया। अगर हम देखें तो सारे के सारे उड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे पक्षी के उसमें आगे उड़ने की वजह से, तो उस वजह से तो इनमें से कोई भी विषम हो नहीं सकता। विषम का मतलब होता है अलग कौन है, 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। चमगादड़ जो है मैमल में आता है, मतलब बच्चों को दूध पिलाता है, तो इसलिए इसको हम अलग कहेंगे, बाकी सब जो है ऐसा नहीं करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी का बेटा है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ब्लड रिलेशन को, तो आपको बनाना है ग्राफ। हर बार हर एक सेशन में ये बात समझाता हूँ, ग्राफ बना के करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। उसने कहा ए बी का बेटा है, तो बी को मैं यहाँ बनाऊंगा, ए नीचे की तरफ बनाऊंगा, बड़ा रिश्ता ऊपर, छोटा रिश्ता नीचे, तो ए है यहाँ बेटा, इसको लिखो। इससे पता चला कि ये लड़का है, ठीक है। सी बी की बहन है, बी की बहन कौन है, सी बहन है, ठीक है, और उसका बेटा डी और बेटी ई है। सी का जो बेटा और बेटी है डी और ई है, एक बेटा है एक बेटी है, ये बॉय है और ये गर्ल है, ठीक है। एफ डी का मामा है। डी का मामा कौन है, एफ, तो मामा कौन होता है, माँ का भाई। अब ये देखो, डी की मम्मी है सी, उसका भाई एफ होगा, तो एफ मामा हो गया। उसने कहा ए का डी से क्या नाता है, ए का डी से, ये देखो। अब क्या है कि ये अगर इनका पिता होगा, सोचो, बी पिता भी हो सकता है, माता भी, क्योंकि ऊपर उसने बताया नहीं। पिता होगा तो ये मामा होगा, किसका, डी का, और बी अगर बहन होगी तो ये इनकी जो है मौसी होगी। तो ये दोनों, ये भी लड़का ये भी लड़का है, ये दोनों मोमेरे या फुफेरे भाई हो सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा भाई, इनमें से कोई एक हो सकता है।
निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो आपको एक एनालॉजी फाइंड करनी है वो है शब्द एनालॉजी। युद्ध का संबंध बर्बादी से है, तो युद्ध जब भी होगा तो बर्बादी ही होगी। देखो दो पार्टी है, एक ए है एक बी है, इन दोनों की लड़ाई होगी। अगर ए जीत भी जाता है तो भी उसका लड़ाई में नुकसान तो हो गई ना, तो इसलिए हमेशा युद्ध से बर्बादी ही होती है। तो ये है इसका परिणाम। तो पहला जो शब्द दिया है उसका परिणाम दूसरे उसमें दिया हुआ है, ठीक है। आग का जो परिणाम होता है वो जलन ही होती है। न्यायालय का परिणाम जो है वो न्याय, पानी का परिणाम डूबना, अन्न का परिणाम भूख, ऐसा नहीं है। तो आग लगेगी तो जलन होएगी ही होएगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ परिणाम इसमें दिया हुआ है। एक कूट भाषा में 792 का अर्थ है गुड, गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। तो जब भी आपको ऐसे कोडिंग वाले क्वेश्चन देगा ऐसे स्टेटमेंट में, तो आपको क्या करना है, पहला स्टेटमेंट लेना है। जैसे 792 का स्टेटमेंट है गॉड इज गुड, और दूसरा स्टेटमेंट लेना है जैसे रोज इज ब्यूटीफुल। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको कॉमन ढूंढना है। आपको नंबर नहीं देखना है, पहले पहले इसमें आपको ये देखना है कि कोड कौन सा। जैसे गॉड इसमें नहीं है, रोज इज ब्यूटीफुल। इज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ब्यूटीफुल यहाँ है, ऊपर नहीं है। तो सिर्फ इन दोनों में क्या कॉमन आया, आपका इज कॉमन आया। तो जो आपका यहाँ कॉमन आता है उसको ले लेंगे, ठीक है, ये ले लिया। अब इनके जो नंबर है उन पे जाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर 7 है तो इधर भी 7 है। तो इधर से जो नंबर कॉमन आया और उधर से जो कोड कॉमन आया, ये कोड एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई। तो हम कह सकते हैं 7 जो है इज का कोड हो गया। ऐसे फाइंड करते हैं। अब आपने पहला स्टेटमेंट देख लिया, फिर पहले को दूसरे से कंपेयर किया। अब पहले को तीसरे से कंपेयर करते हैं। तीसरे में है 546, ठीक है। अब ऊपर है 792। 792 और 546 में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी नहीं है। तो इनमें कुछ कॉमन आने वाला नहीं है। तो पहले को तीसरे से आप कंपेयर नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे को तीसरे से कंपेयर कर लेंगे। जैसे 847, यहाँ 546, यहाँ क्या है आपका देखा जाए तो कॉमन, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो जो यहाँ स्टेटमेंट लिखी है उसमें कॉमन देखते हैं। इसमें ब्यूटीफुल है, इसमें भी ब्यूटीफुल है। तो 4 जो कोड है वो ब्यूटीफुल का हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे सेकंड वाले में यहाँ 8 बच गया और यहाँ रोज बच गया। 8 और रोज बच गया, और रोज का कोड आपसे पूछा है तो इसलिए 8 जो है रोज का कोड हो गया। ऐसे आप लोग निकालते हैं कंपेयर करके, पहले दूसरे को, दूसरे तीसरे को, पहले तीसरे को। एक निश्चित कूट में DAF कोड 3587 लिख सकते हैं। फाइल का कोड 7465 लिखा हुआ है। आइडियल का कोड आपसे पूछा है। तो जब भी आपको एक से ज़्यादा कोड दिए हों, जैसे यहाँ डेफ का भी दिया है, फाइल का भी दिया है, 2 कोड दिए ना, तो आपको जो फाइंड करना है पहले आपको ये देखना है कि उसकी जितने भी लेटर है क्या वो ऊपर मौजूद हैं। जैसे आई मुझे चाहिए ये रहा ऊपर, डी मुझे चाहिए यहाँ है, ए ये रहे, है ना, और एल ये रहा यहाँ, ठीक है। तो जब भी ये सारे के सारे अल्फाबेट अगर ऊपर मिलेंगे तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होता है, उसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना। जैसे मुझे आई चाहिए, आई यहाँ दूसरे नंबर वाला है, मतलब 4 है, ठीक है, ये 4 हो गया, 4 से स्टार्ट होगा। फिर डी चाहिए तो यहाँ पहले वाला है जो कि 3 है, 4 3। फिर ई चाहिए तो यहाँ लास्ट वाला मतलब 5। फिर ए चाहिए तो यहाँ सेकेंड लास्ट जो कि 8 है, और एल चाहिए तो एल ये रहा तीसरे नंबर वाला जो कि 6 है। तो 43 586 जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ आपको क्या है, ये समुच्चय बोले जाते हैं। तो आपको 3 समुच्चय देगा, 2 वो बना के देगा। उन 2 के आधार पे आपको तीसरे को देखना है कि वो तीसरे का आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क पूछा है तो ये क्वेश्चन मार्क हमें पता करना है कि भाई इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आया, ठीक है। तो अब यहाँ बीच वाली संख्या गायब है, तो यहाँ दोनों में से हमें देखना है बीच में संख्या कैसे आई। जैसे यहाँ ये 9 है, यहाँ ये 25 है, तो ऐसी एक संख्या यहाँ आएगी। अब 9 मुझे पता है 9 वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग होता है किसका, 3 का। 25 जो है वो भी पूर्ण वर्ग होता है किसका, 5 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ बीच में भी एक पूर्ण वर्ग संख्या ही आ जाएगी। तो 28 और 32 तो नहीं होंगे, 16 या 36 हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे 25 और 9 आए कैसे हैं। अब 3 और 6 का अंतर क्या होता है, 3 होता है, उसका वर्ग कर दिया मैंने। यहाँ 7 और 12 का अंतर क्या होता है, 5, तो उसका वर्ग कर दिया मैंने। यहाँ 11 और 5 का अंतर कितना होगा, 6, तो 6 का वर्ग मेरा आंसर हो जाएगा जो कि 36 होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का। आरआरबी ग्रुप डी के कोई से भी जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ना, कोई सा भी सेट आए, सब में ये क्वेश्चन होता है भाई, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, कथन के अनुसार इनके क्रम बना के तैयार करना है। उसने कहा है आई और पी बराबर है, चलो भाई इनको बराबर कर देते हैं। पी बड़ा है क्यू से, तो क्यू पी के नीचे आएगा। अब क्यू छोटा या बराबर है ए के, ए से छोटा या उसके बराबर है। ध्यान समझनी है बात, ये हमने गलत कर दिया, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। देखो इसका मतलब क्या था, उसने कहा P इज लेस देन Q, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो Q ऊपर आएगा नीचे नहीं आएगा, ये याद। अब Q जो छोटा या बराबर है A के, या तो A के बराबर हो जाएगा या A से छोटा रहेगा। अब A बड़ा है R से, उसने कहा A R से बड़ा है, इसमें देखो लास्ट वाले में A R से बड़ा है, ऐसे करके एक कंपेयर करेंगे। अब A R से बड़ा है तो R तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, भाई कहीं भी हो, A तो उससे बड़ा ही कहलाएगा, तो इसकी प्लेस हम निर्धारित नहीं कर सकते। अब हम निष्कर्ष देखेंगे हमारे हिसाब से कौन सा सही है। उसने कहा A बड़ा है I से, देखो A ये रहा, I यहाँ है, I P के बराबर है, A P से बड़ा है तो I से ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, निष्कर्ष एक बिल्कुल ठीक है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि R छोटा है P से। अब मैंने बताया ना, R यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, R छोटा भी हो सकता है, बराबर भी, बड़ा भी, तो हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते, तो ये गलत है। तो सिर्फ निष्कर्ष एक निकलेगा, निष्कर्ष दो यहाँ नहीं निकलेगा। अब ये होते हैं क्वेश्चन जिसके अंदर वो आपको क्या करेगा, कुछ आपको बताएगा कि ठीक है ये इसका कुछ साइन है, इसका कुछ मतलब है, इसका कुछ मतलब है, इसका कुछ मतलब है, ऐसे लेटर लिख लिए, उनके साइन में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके अंदर बोर्डमास रूल लगा के सोल्व करना है और आंसर लेके आना है। जैसे यहाँ 14n10 लिखा हुआ है, पहले 14n10, तो हम यहाँ लिखेंगे 14 और n का बनाएंगे साइन, n का अर्थ है गुणा, तो हम यहाँ गुणा लिखेंगे 10। फिर उसने यहाँ l लिखा हुआ है और उसने कहा l का अर्थ है प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस 42। फिर उसके बाद यहाँ p लिखा है, p का अर्थ है भाग, p2, तो मतलब भाग का मतलब बटे में 2 आएगा। m का अर्थ है -8। ऐसे करते हैं, पहले हम भाग करते हैं, ये हमने किया, फिर हम गुणा करते हैं, हम करेंगे 140 और यहाँ प्लस 140 प्लस करेंगे 21 -8। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 140 और 21 ऐड करेंगे तो 161 -8 कर देंगे, 161 है ये, ठीक है, और ये हो जाएगा 153। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात गोपाल एक खंबे की ओर मुंह किए खड़ा था। खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, बताइए उसका मुंह किस दिशा में था। दिशा परीक्षण के ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको पहले तो अपना ये ग्राफ बनाना है, क्रॉस, जिसमें इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। अब सुबह के समय जो है सूर्योदय होगा यहाँ, तो सूरज इधर रहेगा तो परछाइयाँ इधर की तरफ जाएगी, पश्चिम की तरफ जाएंगी, तो जो भी परछाई है वो पश्चिम की तरफ है इस टाइम, ठीक है। अब आप अगर समझो, आप ना यहाँ खड़े हुए हो, यहाँ खड़े हो, तो परछाई तो इधर जाएगी आपकी, कुछ भी चीज़ है उसकी परछाई इधर ही होगी, ठीक है। अब अगर आपने मुंह इधर किया हुआ है पूर्व की तरफ, तो परछाई पीछे की तरफ आ जाएगी। अगर आप मुंह इधर की तरफ कर लो, उत्तर की तरफ, तो परछाई जो देखो, अब आप इधर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो इधर बायां हो जाएगा और इधर दायां हो जाएगा। तो जब आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे सुबह के समय, तो बाईं तरफ जो है पश्चिम होगा और दाईं तरफ पूरब होगा। लेकिन अगर दक्षिण की तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाओ तो ये उल्टे हो जाते हैं, तो इधर दायां और उधर बायां हो जाता है, ठीक है। तो अब उसने कहा है खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, दायां। अब दाईं ओर सुबह के समय जब पड़ेगी, जब आप इधर की तरफ मुंह करोगे तब इधर दायां आएगा, तो क्योंकि इधर की तरफ है ना परछाई, पश्चिम की तरफ है परछाई, तो इसलिए आप दक्षिण की ओर देख रहे हो, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कौन सी संख्या ऐसे घर जो लाल और लंबे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें घर देखना है, लाल देखना है और लंबे देखना है। जो इन तीनों में कॉमन आएगा वो आपका आंसर होगा। तो सफेद को हमें जो है कंसीडर नहीं करना है, ये नंबर हमारा आंसर नहीं हो सकते।
अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो घर में भी आए, लाल भी में भी आए और लंबे में भी। ये 3 जो है सिर्फ घर में आ रहा है, लाल वाले में और लंबे वाले में नहीं आ रहा है, ठीक है। 5 और 8 जो है आपके घर और लंबे में आ रहा है, बाकी लाल में नहीं आ रहा है। सिर्फ ये 4 ऐसा है जो इस लाल में भी आ रहा है, इस घर में भी आ रहा है और इस लंबे में भी आ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 4। जेड बराबर 26। अब जेड का उसने कोड 26 दिया है और हमें पता है जेड जो है इंग्लिश अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 नंबर पे ही आता है। तो इसका मतलब यहाँ सबके प्लेस वैल्यू को यूज करना है। NET को 39। अब N जो है हमारा 14 नंबर होता है, E हमारा जो है 5 नंबर होता है, T हमारा जो है 20 नंबर होता है। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो मुझे यहाँ से 39 मिल जाता है और 39 ने कोड बोला है। इसका मतलब सबकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ देना है। तो आपको NUT चाहिए, तो N कितने नंबर पे होता है आपका 13, और जो U होता है आपका वो होता है 21, और T होता है हमारा 20। तो 3 और 1 4, 2 2 4 1 5, 54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हमने कुछ गड़बड़ की है, माफ कीजिए। N का जो आंसर होता है वो 14 होता है, N 14 पे होता है। 4 और 1 5, 55 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके लिख बता सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बढ़िया लगा है सेशन तो लाइक कर देना, और शेयर कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मिलता है कल फिर। थैंक यू।